गांव की संकरी पगडंडी पर सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। मिट्टी की खुशबू और पकी हुई फसलों की लहराती महक उस गली को भर रही थी। वहीं कच्चे घर के बाहर एक औरत बैठी थी, सुधा। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक उम्मीद की थी, सपनों की थी, अपने बेटे आरव की थी। सुधा की जिंदगी आसान नहीं रही। शादी के कुछ साल बाद ही पति की अचानक मौत हो गई थी। गांव में हर कोई बोला, अरे सुधा, औरत अकेली क्या करेगी, बेटे को मजदूरी में लगा दे, यही ठीक रहेगा। पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों का खेल है। पर सुधा ने हर बात को अनसुना कर दिया। उस दिन जब उन्होंने पति की चिता को आग में बदलते देखा था, उसी दिन मन में ठान लिया था कि अब मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। मेरा बेटा कभी मजदूरी नहीं करेगा, वो कलम पकड़ेगा, किताबें पढ़ेगा और अफसर बनेगा। सुधा सुबह से शाम तक काम करती, कभी खेतों में धान रोपती, कभी ईंट भट्टे पर काम करती। हाथों की हथेलियां फट चुकी थीं, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। आरव छोटा था, लेकिन बहुत समझदार। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। अक्सर कहता, माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें आराम दूंगा, तुम बस मुझे पढ़ाई करने दो। सुधा मुस्कुराती, बेटे के सर पर हाथ फेरती और कहती, आरव, केरा यही कहना मेरी थकान मिटा देता है। गांव का स्कूल साधारण था, टूटी खिड़कियां, बिना पंखे की कक्षाएं और उखड़ी हुई दीवारें, लेकिन आरव हर दिन किताब लेकर जाता और मेहनत से पढ़ता। अध्यापक भी कहते, सुधा, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, अगर इसे अच्छा मौका मिले तो ये बहुत आगे जाएगा। सुधा की आंखों में चमक आ जाती, वो और मेहनत करने लगती। कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, कभी सिलाई करती। गांव वाले अक्सर ताने कसते, इतनी मेहनत करके क्या होगा, बेटा बड़ा होकर भी तुझे छोड़ देगा। सुधा हंसकर कहती, नहीं, मेरा आरव अलग है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा सहारा बनेगा। जब आरव ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया तो गांव में पहली बार सुधा का नाम गर्व से लिया गया। लोग कहने लगे, देखो, सुधा की मेहनत रंग लाई, लड़का तो बहुत होशियार है। उस दिन सुधा ने आरव के लिए गांव के मेले से एक जोड़ी नए जूते खरीदे। खुद कई महीनों से नई साड़ी नहीं ली थी, लेकिन बेटे को नए जूते पहनाकर उनकी आंखों में खुशी छलक आई। माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आरव ने कहा। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है, मैं तो बस तुझे रास्ता दिखा रही हूँ, सुधा ने जवाब दिया। समय बीता और आरव 12वीं पास कर गया। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। ये सुधा के लिए सबसे बड़ा फैसला था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने गांव की जमीन गिरवी रख दी। लोग फिर बोले, अरे सुधा, ये पागलपन है, इतनी जमीन क्यों गिरवी रख दी, अगर लड़का पास ना हुआ तो? सुधा ने सर ऊंचा करके कहा, मेरा बेटा फेल नहीं होगा, वो एक दिन अफसर बनेगा। उस दिन जब आरव शहर के लिए रवाना हुआ तो सुधा ने उसके लिए अपने हाथ से आलू के पराठे बांधे और आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कभी ये मत भूलना कि तेरी माँ गांव के इस छोटे से घर में तेरा इंतजार कर रही है। आरव ने माँ को गले लगाया। माँ, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। शहर की चकाचौंध ने धीरे धीरे आरव को बदलना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो माँ को रोज फोन करता था, पढ़ाई और दोस्तों की बातें करता था। सुधा फोन पर उसकी आवाज सुनकर ही संतोष पा लेती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद फोन आने कम हो गए। अब आरव की बातें बदलने लगीं। वो कहता, माँ, आप इतनी बार फोन मत किया करो, यहाँ सब हंसते हैं कि मेरी माँ गाँव की तरह बोलती है। सुधा चुप रह जाती, अंदर ही अंदर टूट जाती, लेकिन बेटे को बोझ नहीं देना चाहती थी। रात में तकिया भिगो लेती, सुबह मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बेटे का भला करना, चाहे मुझे उसकी आवाज ना सुनाई दे। गांव में सुधा की दुनिया सिर्फ बेटे की यादों से भरी थी। सुबह उठते ही वो बेटे का बस्ता देखती, उसकी पुरानी किताबें संभाल कर रखती। पड़ोस की बच्चियां उन्हें देखकर कहती, चाची, आरव भैया तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। सुधा मुस्कुरा देती, हाँ बेटी, मेरा आरव एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन भीतर ही भीतर वो अकेलापन काटने लगा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वही बेटा अब दूर होता जा रहा था। एक शाम आरव का फोन आया। उसने कहा, माँ, अब आप मेरे कॉलेज में मत आना। सब लोग हंसते हैं कि मेरी माँ गांव की औरत जैसी दिखती है, मुझे शर्म आती है। सुधा ने एक पल के लिए सांस रोक ली, पर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं नहीं आऊंगी, तू बस पढ़ाई कर और सफल हो। उस रात सुधा ने भगवान के सामने घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, मैं अपने बेटे से अब कुछ नहीं मांगूंगी, बस उसे खुश रखना। शहर की रौनक ने धीरे धीरे आरव को बदलना शुरू कर दिया। अब वो पहले जैसा भोला भाला गांव का लड़का नहीं रहा था। उसके कपड़े, उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का अंदाज, सब कुछ बदल गया था। कॉलेज में उसके दोस्त अमीर घरों से थे। वे बड़े बड़े मोबाइल फोन इस्तेमाल करते, महंगे रेस्टोरेंट में खाते और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातें करते। आरव जब अपने गांव और माँ का जिक्र करता तो वे मुस्कुराकर चिढ़ाते, ओह, तुम्हारी माँ खेतों में काम करती है, कितना मजेदार है, गाँव की औरतें तो गवार लगती होंगी। इन तानों ने आरव के भीतर एक अजीब सी दूरी पैदा कर दी। अब माँ की आवाज उसे बोझ लगने लगी। एक दिन माँ ने उत्साह से फोन किया, बेटा, आज मंदिर में तेरे लिए प्रसाद चढ़ाया है,
भगवान जरूर तुझे सफल करेंगे। आरव ने झुंझलाकर कहा, माँ आप बार बार मुझे फोन मत किया करो। यहाँ सब हंसते हैं कि मेरी माँ गाँव की गवार लगती है, मुझे शर्म आती है। सुधा का दिल उस पल जैसे रुक गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज संभाली। ठीक है बेटा, अब मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। फोन कटने के बाद सुधा देर तक चुप बैठी रही, फिर आंखें बंद कर भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरा बेटा मुझसे नाराज है, लेकिन उसका जीवन खुशियों से भरा हो। गाँव में सुधा का दिन अब और लंबा लगने लगा। सुबह से शाम तक वे काम करती, लेकिन घर लौटते ही सन्नाटा काट खाने लगता। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर टिक जाती, जैसे बीटे की परछाई लौट आएगी। पड़ोस की राधा अक्सर उनसे कहती, चाची आप क्यों इतना अकेला महसूस करती हो? आरव भैया तो जरूर बड़े आदमी बनेंगे। सुधा मुस्कुरा देती, पर मन में सोचती, हाँ बेटी, पर क्या वो तब भी मेरी माँ कहकर गर्व करेगा? एक दिन खेत में काम करते हुए सुधा अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोसी उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपको कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है, अब ज्यादा समय नहीं बचा। सुधा कुछ पल तक निःशब्द बैठी रही, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, जितना समय बचा है उतना मैं भगवान और अपने बेटे के लिए जी लूंगी। उन्होंने ये बात आरव को कभी नहीं बताई। जानती थी कि अगर बेटा ये सुनेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, उसका भविष्य दांव पर लग जाएगा। उन्होंने पड़ोस की राधा को बुलाया और हाथ पकड़कर कहा, बेटी अगर कभी मेरा आरव गांव लौटे और मैं ना रहूं तो उसे ये चिट्ठी देना, शायद तब वो समझ पाए कि माँ कैसी होती है। राधा की आंखें भर आईं। चाची आप चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ। दिन ब दिन सुधा कमजोर होती गई। अब वे मंदिर तक भी नहीं जा पाती, बस घर की चौखट पर बैठकर आसमान की ओर देखती और बुदबुदाती, हे भगवान, मेरे बेटे को बड़ा बना देना, चाहे मैं उसके पास ना रहूं। एक सुबह सूरज उगने से पहले ही सुधा ने अंतिम सांस ली। गांव भर में शोक छा गया। पड़ोसियों ने शहर में आरव को खबर भेजी, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। खबर सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसकी नजर टूटी चारपाई और माँ की पुरानी चप्पलों पर पड़ी। दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी थी जिस पर माला डली हुई थी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा, माँ तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? मैं क्यों इतना अंधा हो गया कि तुम्हारा दर्द न देख पाया? तभी राधा पास आकर धीरे से वो चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। भैया ये चिट्ठी चाची ने आपके लिए छोड़ी थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर आरव को लगातार देख रही थी। हाथ कांपते हुए उसने वो चिट्ठी खोली जो उसकी माँ ने मरने से पहले लिखी। प्रिय आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। तू मेरा सपना था, है और हमेशा रहेगा। मुझे पता है तूने कभी कभी मेरी बातों से झुंझलाकर मुझे गंवार समझा, लेकिन बेटा माँ तो वही होती है, चाहे खेतों की मिट्टी में सनी हो या शहर की रौनक में खोई हो। तेरी जरा सी मुस्कान के लिए मैंने भूखे दिन काटे, खेतों की धूप सही और आंसुओं को छुपाया। अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुका लेना, वही तेरे दुख दूर करेंगे। मैं तो अब तेरे भीतर ही रहूंगी, तेरी सांसों में, तेरी धड़कनों में। बेटा अगर मैं कहीं भूल कर बैठी हूं तो मुझे माफ कर देना। तो बस सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। याद रख, दुनिया में हर रिश्ता बदल सकता है, पर माँ का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। तेरी माँ सुधा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने जमीन पर सिर पटक दिया और फूट पड़ा, माँ मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं आपके पास नहीं था। आपके त्याग को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। राधा और गांव के लोग उसे संभालने की कोशिश करते रहे, पर आरव बार बार वही शब्द दोहराता रहा, माँ मुझे माफ कर दो। उस रात वो माँ की चारपाई पर बैठा रहा। दीवारों पर टंगे माँ के पुराने कपड़े उसे जैसे आवाज दे रहे थे। वो सोचता रहा, माँ तो सचमुच मेरी ढाल थी। उन्होंने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया, खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया, और मैंने उन्हें ही ठुकरा दिया। वो सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, माँ के सपनों को सच करना। मैं ऐसा बेटा बनूंगा जिस पर माँ को गर्व हो, चाहे वो इस दुनिया में ना हो। शहर लौटते समय आरव का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो दिखावे, दोस्तों की ऊंची बातें और महंगे कपड़ों के पीछे नहीं भाग रहा था। कॉलेज में उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित करना शुरू कर दिया। जहां पहले वो दोस्तों के तानों से शर्मिंदा होता था, अब वही कहता, हाँ मेरी माँ खेतों में काम करती थी, वो गंवार नहीं थी, वो मेरी दुनिया थी। धीरे धीरे उसकी ये सच्चाई सबको छू गई। क्लास के छात्र अब उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि सम्मान करने लगे। आरव ने माँ की चिट्ठी को हमेशा अपने साथ रखा। जब भी थक जाता, हार मानने जैसा महसूस करता, वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता और माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटा तुम मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। ये चिट्ठी उसकी ताकत बन गई। वो पढ़ाई में अव्वल आने लगा। साथ ही गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की। उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। सालों बाद जब आरव ने बड़ी नौकरी हासिल की और मंच पर सम्मानित किया गया तो उसकी
के हाथ में अब भी माँ की वही पुरानी चिट्ठी थी। लोगों ने जब पूछा, आरव तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, मेरी माँ, उन्होंने भूख झेली, दर्द सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। सारा हाल गूंज उठा तालियों से। आरव ने आसमान की ओर देखा और बदबुदाया, माँ अब तुम्हें मुझ पर गर्व होगा ना?